हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स के हमारी क्लास में लाइट जो चैप्टर हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज लाइट जो प्रकाश जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित कुछ विशेष गणितीय सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने लाइट अर्थात प्रकाश से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को जाना। हम देख रहे थे कि प्रकाश से संबंधित दो बातों को हमको समझना जरूरी है, एक प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, यह हमारे मेंस में भी है। अपवर्तन वाला जो हिस्सा है, अपवर्तन में ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसी में दूरदर्शी को, सूक्ष्मदर्शी को, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप को, मानव नेत्र को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न आते हैं। तो भले ही मेंस में नहीं है, तो मेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भले ही अपवर्तन वाले पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा, वो आपकी स्वेच्छा है, परंतु आपके भी प्री के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर या वन सेवा संबंधित एग्जाम या व्यापम या रेलवे किसी भी एग्जाम में कंप्लीट प्रकाश चैप्टर को पूछा जाता है, तो मैं पूरा का पूरा प्रकाश आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए तो प्रकाश पे प्रकाश डालते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, जितने भी हमारे पास में इस चैप्टर से संबंधित प्रकाश का जो हिस्सा है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन नहीं पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, परावर्तन। तो लास्ट क्लास में हमने परावर्तन पढ़ते हुए हमने क्या देखा था, हमने दर्पण से के संबंधित थोड़े बहुत क्या देखे थे, चित्र बनाने का जो विधि है वो देखा था। हम देखे थे कि कैसा परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन के नियम के अनुसार हमने 3-4 बातों को लेकर के दोनों ही दर्पण में, अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण में हमने प्रतिबिंब रचना की थी, है ना। हमने प्रतिबिंब रचना की थी कि किस प्रकार से क्या होता है कि यदि वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। फिर हम थोड़ा नजदीक लेके आए थे। हमने वस्तु को कहाँ रखा था, हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था। फिर हम लोग वक्रता केंद्र में रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र में ही बनता है। इस तरीके से हम लोग बारी बारी से क्या कर रहे थे, वस्तु को अलग अलग स्थानों पर लाते जा रहे थे और हम लोग देखते जा रहे थे कि कहाँ कहाँ पर में उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब की रचना उसकी हो रही है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो परावर्तन है, तो परावर्तन संबंधी गणितीय सूत्र, परावर्तन संबंधी जितने भी गणितीय सूत्र हैं उनके बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी शब्दों को हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे, कुछ विशेष बातों को हम लोग उसको गणितीय सूत्र में देखते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या। हम लोग बार बार कहते थे वक्रता त्रिज्या कहते थे हम लोग, है ना। वक्रता केंद्र कहते थे। वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग r से दर्शाते हैं। हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी हम कहते हैं। ये फोकस दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको हम लोग स्मॉल f से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल F से दर्शाते हैं। अच्छा, वस्तु से पोल से वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको हम लोग u से दर्शाते हैं। और जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, इस प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको हम लोग v से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा हम लोग दर्शाते हैं h से। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको हम लोग h डैश से दर्शाने वाले हैं। ये अभी मैं लिख दे रहा हूं, भविष्य में इसको आप लोग सेव करके रख दीजिए, है ना, दिमाग में एकदम घुसा करके सेव करके रख लीजिए इसको, तभी आपके ये आगे चल के क्या होने वाला है, कारगर साबित होने वाला है। और हम लोग देखते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे, इस मैग्निफिकेशन को हम लोग दर्शाएंगे किससे, एम से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनमें से किस किस प्रकार के सूत्र हैं हमारे पास में और उन सूत्रों को कैसे हम लोग को समझना है। तो 3 सूत्रों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जो परावर्तन से संबंधित है या दर्पण से संबंधित। सीधे सीधे मैं कहूं तो दर्पण संबंधित 3 सूत्र हैं जो आपको पता होना चाहिए। 3 में से जो है एक का डेरिवेशन भी जो है पूछा जाता है मेंस में, बाकी 2 का डेरिवेशन नहीं आता है, परंतु उससे संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हम जानेंगे कि क्या रिश्ता होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। तो r इज ऑलवेज इक्वल टू 2f, प्रूफ करेंगे हम लोग इस बात को। दूसरा हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी के बीच में और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इन दोनों की दूरी के बारे में संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चीज जो हम पढ़ेंगे वह है आवर्धन, क्या होता है रेखीय आवर्धन और इसको हम लोग क्यों
एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस ऑफ वी अपॉन यू से दर्शाते हैं, ये हम लोग देखेंगे कि किसे किसे क्या कहते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको क्यों दर्शाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का चर्चा हम लोग आरंभ करते हैं इसी बात को लेकर के। अच्छा, यहाँ पर ये अचानक माइनस आ गया है ना, तो ये माइनस क्यों आया उसके बारे में बता दूं। इसको हम लोग देखते हैं, एक परिपाटी चली आती है कि यदि ये हमारा यदि हमारे पास इस प्रकार का एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है तो इसका एक हिस्सा ऐसा कवर्ड होगा, ठीक है, ये मिरर है और ये मिरर का क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ये मिरर हो गया और ये मिरर का मुख्य अक्ष हो गया। यदि ये मिरर और मुख्य अक्ष को यदि मैं एक कंपेयर करता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक रूल होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस में इस दिशा में कोई भी चीज हम लोग दर्शाते हैं तो उसको पॉजिटिव, इस दिशा में किसी भी चीज को दर्शाते हैं तो पॉजिटिव, इधर अगर हम किसी चीज को लेके चलते हैं तो निगेटिव, इधर हम लेके चलते हैं तो उसको निगेटिव, ऐसे ही दर्शाते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि यदि कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है, अर्थात ये ऊपर मुखी है, अगर ये ऊपरी मुखी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। जबकि यदि कोई भी वस्तु या वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा रखा हुआ है, अधोमुखी रखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो मैं उसको क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। ठीक है, ये जो हमारा पोल है ना, ये मुख्य जो केंद्र है, तो अगर मैं पोल से इस दिशा में अगर मैं दूरी को जब भी नापूंगा तो मैं उसे क्या करूंगा, निगेटिव लूंगा। जबकि अगर मैं इस दिशा में अगर किसी भी दूरी को नापूंगा तो मैं उसे पॉजिटिव लूंगा। किसी को समझने में कोई समस्या तो नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही जैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। अब इसी बात को मैं आगे चल के आपके समक्ष रखूंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये निगेटिव क्यों आया, तो किसे क्या कहते हैं और क्या हमको पढ़ना है वो तो स्पष्ट हो गया। तो तुरंत से पहला टॉपिक डालिएगा दोस्तों। आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं क्या, परावर्तन संबंधी या दर्पण संबंधी सूत्रों में क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। चलिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, हम लोग एक काम करते हैं, हम ना फटाफट से एक यहां पर चित्र बना लेते हैं और वो चित्र होगा एक दर्पण का। ये हमारी दर्पण तैयार, ठीक है, एक वक्रता लिए हुए दर्पण है और इस दर्पण का कहीं ना कहीं पर ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष कहां पर, इस दर्पण और मुख्य अक्ष का जो कटान बिंदु होगा वो कहलाएगा क्या, पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल। ठीक, अगर ये एक क्या है, ये एक वक्रता लिए हुए दर्पण है, तो वक्रता लिए हुए अगर दर्पण है, समतल दर्पण तो है नहीं, तो वक्रता लिए हुए एक दर्पण है तो जरूर, गोली दर्पण है तो जरूर इसकी क्या होगी, एक वक्रता केंद्र होगी। और ये वक्रता केंद्र कहां पर होगी, मैं मान लेता हूं कि यहां पर इसकी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र कोई भी एक गोलीय दर्पण है तो उस गोलीय दर्पण का कोई ना कोई एक केंद्र बिंदु होगा, वही केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, गोल है तो गोल का एक केंद्र होगा, तो वही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं कि इसी वक्रता केंद्र से लेकर के पोल के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या के रूप में, आर के रूप में दर्शाता हूं। क्लियर है बात। अभी देखो, हमको एक और बात पता है, किसी भी दर्पण में यदि मैं अनंत से लेकर के कोई अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई एक किरण लेकर के आता हूं, कोई एक किरण, 2 किरण, 10 किरण, कितनी भी किरणें अगर मैं यहां से ले आऊं, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें कभी न कभी किसी एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात। तो परावर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु से गुजरती हैं, वही जो एक बिंदु होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो ये हो गया फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को मैं कहता हूं फोकल लेंथ। यही है क्या, फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी। चलो, तो फोकल लेंथ भी हमको पता चल गया। अब हमको इन दोनों के बीच में रिश्ता ढूंढना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, हम बना लेते हैं एक कोई भी एक वस्तु। ये देखिए, ये हमारी एक वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार से एक वस्तु है जो कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी हुई है, वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। अब इस वस्तु से मैं एक प्रकाश की किरण लेकर के जाता हूं। एक प्रकाश की किरण यहां से गुजर रही है, जो कि कैसे गुजर रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। नियमानुसार परावर्तन का नियम क्या कहता है, यदि कोई भी प्रकाश की किरण यदि वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो जरूर वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात जरूर से वो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। ये अगर ये इस दिशा में हमारी आपतित किरण गई तो परावर्तित किरण क्या होगी, परावर्तित किरण कुछ इस तरीके से जाएगी। ये क्या है, आपतित किरण,
ये क्या है, परावर्तित किरण। हमने पिछले चैप्टर में ये सबको पढ़ चुका है। अच्छा, मेंस वाले मेरे दोस्तों ध्यान देना आप लोग, ये तो मैं यहाँ पर ठीक है समझा रहा हूँ, प्री वालों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ वहां से आपका पूरा बन जाएगा, इसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन मेंस वाले ध्यान रखना, मेंस में अगर इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, है ना, आपको ये डेरिवेशन पूछा जाता है, या आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता ये फोकस दूरी क्या होती है, ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर जो किताबी भाषा है ना उसका प्रयोग करना है। और किताबी भाषा का अगर आपको प्रयोग करना है, इसका मतलब आपको किताब पढ़ना जरूरी है। आप पहले किताब पढ़िए, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पढ़िए, कक्षा 12वीं एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पर आप देखिएगा जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वैसी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, तब आप ज्यादा वहां पर क्या होंगे, अधिकतम अंक प्राप्त करने के योग्य बन पाएंगे, ठीक है। बाकी समझने के लिए जल्दी से समझते चलिएगा। तो देखो, समझते जाना मेरे साथ में, समझना आप लोग कि यहाँ पर ये जो हमने रेखा खींची है, ये रेखा एक विशेष महत्व रखती है। क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में मैं एक अभिलंब खींच सकता हूँ। एक बात बताओ, यदि ये एक समतल दर्पण होता तो समतल दर्पण में मैं एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचता, तो यही अभिलंब कहलाता था, है ना, अभिलंब कहलाता था, ठीक है। लेकिन यहां पर फिलहाल जब एक गोली दर्पण हो तो वहां पर वक्रता केंद्र से अगर मैं कोई भी एक रेखा खींचता हूं तो वक्रता केंद्र से खींची जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वही अभिलंब कहलाती है। और इस प्रकार मैं पाता हूं कि ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु का नाम M है, ये हमारे पास क्या है, ये वस्तु AB है, तो मैं पाता हूं कि CM क्या है, एक अभिलंब है, जो कि BM आपतित किरण के पश्चात में ये MF जो परावर्तित किरण है उन दोनों के मध्य में खींची गई है। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि ये जो अभिलंब है वह आपतित किरण के साथ में आपतन कोण और परावर्तित किरण के साथ में परावर्तन कोण बनाता है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल। तो ये जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल है, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल I विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। और इसलिए अपनी सुविधा के लिए मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अर्थात कोण I और कोण R दोनों बराबर है। मैं मान लेता हूं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थीटा। कोण थीटा में मैंने मान लिया इसको, ठीक। अब देखो, ये तो परावर्तन का नियम कहता है, लेकिन एक गणित का नियम भी मैं आपको बतलाता हूं। गणित का नियम क्या कहता है, अंतः एकांतर कोण का नियम। अंतः एकांतर कोण, ये जो अंतः एकांतर कोण का जो नियम है ना, ये कहता है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर बनने वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। अंतः एकांतर कोण ये दोनों बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि यदि यहां पर BMC जो कोण थीटा जो बन रहा है, वही कोण MCF ये वाले भी थीटा बनेगी। कोई आश्चर्य इसमें? कोई आश्चर्य नहीं, गणित का नियम हमको ये सिखलाता है। वहीं दूसरी ओर अंतः एकांतर कोण के अनुसार ही मैं कह सकता हूं कि BMF, अर्थात ये पूरा का पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण देखना, BMF, ये जो पूरा कोण है वो MFP के बराबर होगा, MFP के बराबर होगा। अच्छा, ये कितना है, ये थीटा है, ये थीटा है, मतलब ये जो BMF है वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। 2 बार थीटा को हमने जोड़ा तो 2 थीटा होगा, तो अर्थात MFP भी क्या होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। किसके नियम के अनुसार, अंतः एकांतर कोण के नियम के अनुसार। हमने ये देखा कि कोण MCF बराबर होगा थीटा के, और कोण MCP लिख देता हूं मैं, सीधे आगे बढ़ा लेता हूं, तो किसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर होगा। ये हमने प्राप्त कर लिया यहां से, किसी कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी बात है। अब चलिए हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग कुछ बिंदु, देखो अभी हम लोग कुछ बिंदु बनाते जा रहे हैं और इन्हीं बिंदुओं के अनुसार ना हम लोग उसको सिद्ध कर देंगे। किसके अनुसार, त्रिकोणमिति के अनुसार। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन पढ़ते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार हम लोग साइन कॉस टेन पढ़े हैं। साइन क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या होता है, ये होता है
आपने पढ़ा है ना, लाल बटे कक्का के रूप में कुछ लोग पढ़ते हो, कुछ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पढ़ते हो, पता नहीं क्या क्या तो पढ़ते रहते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि मैं आपको पूछूंगा कि साइन क्या होता है, तो साइन क्या होता है किसी भी त्रिभुज में, यहां पर मैं बना लूं, ये अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है, तो यदि यहां पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है, ये एक थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, ये लंब होता है। थीटा से लगा हुआ साइड क्या होता है, आधार होता है। और 90 अंश का अपोजिट वाला साइड ही क्या होता है, ये होता है कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। गणित में हमने ये सब चीज पढ़ा हुआ है, फिर भी अभी आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं टेन की बात करता हूं, है ना, साइन और कॉस का मुझे यूज नहीं करना है। साइन की अगर मैं बात करूं तो लंब बटे कर्ण, कॉस की बात करूं तो आधार बटे कर्ण, लेकिन मैं अभी यूज करूंगा किसको, टेन को यूज करूंगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, वह होता है लंब अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन आधार अर्थात बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहां पे मैं टेन थीटा लगाता हूं, टेन थीटा लगाता हूं, मैं लगाता हूं ट्रायंगल। ट्रायंगल यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। मैं यूज करता हूं इसको ट्रायंगल MCF पर, ठीक है, सॉरी MCP ले लेता हूं मैं सीधा, ट्रायंगल MCP। ट्रायंगल MCP में मैं लिख लेता हूं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, ट्रायंगल MCP में टेन थीटा क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, इसका लंब होगा और ये इसका आधार होगा। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन CP, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल MFP की, MFP की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, यहां पर अब देखो एंगल थीटा था, यहां पर एंगल 2 थीटा है, तो मैं लिखता हूं टेन 2 थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन FP, MP अपॉन FP, ठीक है। ये हमारे पास आ गया दो इक्वेशन, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। चलिए अभी इन इक्वेशन के साथ में अब हम लोग खेलना चालू करते हैं। कैसे खेल खेलेंगे, तो खेल चालू। पहली बात तो ये कि किसी भी वस्तु के द्वारा ये जो हमने एक किरण लेकर के चल रहे हैं, किसी भी वस्तु से अनेक किरण यहां से निकलेंगी, कोई एक या दो किरण नहीं निकलती, अनेक किरण यहां से निकलती हैं। और उन्हीं अनेक किरण में से मैं एक छोटे से किरण की अगर बात करूं, मैं एक छोटे से हिस्से की बात करूं, अगर मैं इस दर्पण में कोई छोटा सा हिस्सा ले लूं, हम लोग हमेशा प्रकाश में बहुत सारे एकीकृत करके भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके भी पढ़ते हैं ना। बहुत छोटे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो MF होगा, वो MF जो अभी यहाँ है वो MF यहाँ पर आ जाएगा धीरे धीरे, जो FP के बराबर होगा। अर्थात उस कंडीशन में जो हमारा टेन थीटा है वो एक्चुअल में थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये मैं एक स्पेशल केस लेके चल रहा हूं, मैं क्या मान लेता हूं, बहुत ही छोटे हिस्से के लिए अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, थीटा। टेन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के। वही दूसरी ओर टेन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा। मैं ऐसा मान लेता हूं जब मैं बहुत छोटे हिस्से को लेकर के चलता हूं, यहां पर बहुत ही छोटे हिस्से को लेकर चलूंगा जहां पर FM जो है FP के लगभग बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने ऊपर लिखे हुए इक्वेशन 1 एंड 2 को दोबारा से लिखना चाहूंगा। मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या लिखना चाहूंगा, इक्वेशन 1 में क्या चेंज आ जाएगा, सूत्र 1 में क्या चेंज आएगा। देखो जो डेरिवेशन आपको करना है मेंस में, है ना, तो वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है ना। इक्वेशन मैंने लिख दिया है, हाँ इधर तो हिंदी में ही है, हिंदी वाले हिंदी लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखना। तो इक्वेशन 1 को मैं लिखना चाहूंगा थीटा विल बी इक्वल टू MP अपॉन CP। वही इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिखना चाहूंगा 2 थीटा विल बी इक्वल टू MP प्लस FP। या इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 MP अपॉन FP। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर 2 गुणा के रूप में था, वहां जाके भाग कर दिया हमने, ठीक है। जो गणित वाले नहीं है उनको समझने में कभी कभी दिक्कत होता है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 भी थीटा के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 भी थीटा के बराबर है। तो क्यों ना मैं 3 और 4 को इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों थीटा के बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से मैं लिख सकता हूं कि MP
अपॉन सी पी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एम पी अपॉन एफ पी। और ऐसा करने से मुझे प्राप्त होता है कि एम पी को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एम पी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि 1/CP विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/FP। अरे भाई सबको 1/1 के रूप में लिखने से क्या फायदा, सबको 1/1 के रूप में लिखने से कोई लाभ है नहीं। तो इसलिए मैं उसको चेंज करना चाहूंगा। मैं क्या चेंज करना चाहूंगा, मैं अब यहां से एक नया चीज लिखता हूं। मैं सबको 1/, के रूप में लिखने के बजाय मैं लिख देता हूं इसको CP विल बी 2FP। मैं लिख सकता हूं क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। CP इज इक्वल टू 2FP मैं लिख सकता हूं। अब देखो तो यहां पर CP क्या है, क्या दिख रहा है, CP क्या दिख रहा है, CP दिख रहा है ना R, और FP क्या दिख रहा है F। मतलब कि CP इज इक्वल टू क्या R और FP इज इक्वल टू 2F। क्या मैं इसी के खोज में नहीं लगा था स्टार्टिंग में, क्या मैं इसी की खोज में नहीं लगा था स्टार्टिंग में। R इज इक्वल टू क्या ढूंढना था मुझे, 2F, और वही हमने सिद्ध करके रख दिया। R क्या होता है, 2F के बराबर होता है। या इसी को मैं चाहूं तो R इज इक्वल टू 2F को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू R/2। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी बात है ये, बहुत आसानी से आप इस बात को समझ भी सकते हैं। समझ लिया होगा आप लोगों ने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। इसी बात को जो गणित वाले हमारे दोस्त नहीं हैं, उन लोग जैसे ये थीटा वगैरह सुनते हैं, उन खास करके त्रिकोणमिति अगर मैंने कह दिया ना, ये त्रिकोणमिति जैसे ही मैंने बोला, उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा एक सब भूत आ जाता है, समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ठीक है, माना मैंने कि यहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, लेकिन मैं चाहूं तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए मैं इसको बना सकता हूं। आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। मैं यहां पर ये दोनों बात तो ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार थीटा है 2 थीटा मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन मैं गणित का ना आपके समक्ष एक और मस्त वाली बात रखने वाला हूं, ठीक है। गणित में एक और मस्त हमको चीज सिखाया गणित ने। अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं ट्रायंगल MCF पर, तो कुछ इस प्रकार के आकृति लिए हुए है, ये है ना, ये बिंदु M है, ये C है, ये F है, जहां पर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। गणित का सूत्र मुझे कहता है, एक बार गणित का मुझे सूत्र एक सिखलाता है कि यदि दो जो किसी एक त्रिभुज में दो जो कोण हैं, अगर दो कोण अगर बराबर होते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी दो भुजाएं क्या होंगी, सम्मुख इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। यदि किसी त्रिभुज में उनकी दो कोण आपस में बराबर होती हैं तो उन कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होंगी वह भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं, मैं इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि क्या होने वाला है मेरे पास में, CF विल बी इक्वल टू MF। बिल्कुल मैं लिख सकता हूं CF विल बी इक्वल टू MF, ठीक। यही दूसरी ओर, ये तो हुआ मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर अब मैं एक छोटा सा बात मान लेता हूं, जैसे सेम चीज मैंने यहां भी माना था कि अगर बहुत छोटी आकृति की बात करूं तो ये जो MF है जो इतना दूर में है वो यहां कहीं ना पर नजदीक में होगी। और अगर इस केस में बहुत नजदीकी रिश्ता मैं इसमें अगर समझूं तो मैं कह सकता हूं कि MF किसी एक विशेष परिस्थिति में MF विल बी इक्वल टू FP। MF इज इक्वल टू क्या होगा, FP। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरे पास, MF इज इक्वल टू FP हो गया, ठीक। अब देखो इस चित्र में अगर मैं आपको पूछूंगा PC बराबर क्या होगा, P से C की दूरी को अगर मैं देखना चाहूं तो इसको मैं दो भाग में जोड़ सकता हूं। मैं लिखूंगा P से C तक की दूरी को मुझे देखना, तो मैं लिखूंगा PF प्लस FC। PC नामक दूरी को मैं PF प्लस FC के रूप में तोड़ सकता हूं, जहां पर ये जो PF है, ये जो PF है या FP है, चलो इसी की भाषा में लिखता हूं, है ना, मैं दोबारा लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान पीछे वापस आते हैं। मैं PC ना लिख के इसको लिखता हूं CP क्योंकि मैं हर बार इधर से बढ़ा हूं, तो CP इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, CF प्लस FP लिखूंगा। बदला कुछ नहीं है ना, बस नामकरण करने का तरीका अलग है। तो CP इज इक्वल टू CF प्लस FP है। अब हमने देखा है कि क्या होने वाला है, CF किसके बराबर है, MF के, और MF किसके बराबर है, FP के। तो मैं क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से नहीं कह सकता कि CF बराबर होगा FP के? क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं?
CF MF के बराबर है और जो MF है वो FP के बराबर है, तो CF FP के बराबर होगा। तो इसलिए इस सूत्र में मैं लिख सकता हूं कि CP विल बी इक्वल टू FP प्लस FP, क्योंकि CF की जगह मैं FP को रिप्लेस कर दिया, तो FP प्लस FP अर्थात CP विल बी इक्वल टू 2FP। क्या समझ में आया? अरे सर बहुत सिंपल है, CP इज इक्वल टू क्या होगा R और 2 और FP इज इक्वल टू क्या है F। यही तो बहुत ही छोटी सी बात हम लोग सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे अब तक, बस इतनी सी बात है दोस्तों। देखो या तो आप इस तरीके से बता सकते हो या तो इस तरीके से बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई समस्या नहीं होगी इसको? इस तरीके से प्रश्न अगर आपको पूछा जाएगा, आपको डिराइव करने पूछा जाएगा या कैसे ये सूत्र आया ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इतने छोटे कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर में टिक लगाना है। आंकिक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, क्या देता है आंकिक प्रश्न में? किसी एक गोलीय दर्पण में यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो बताओ कि उसका फोकस दूरी क्या होगा। अरे वक्रता त्रिज्या कितना है? 10 है, तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। बोलेगा किसी भी एक क्या है वक्रता, जो गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना बड़ा होगा? वक्रता त्रिज्या को पूछ लिया तो वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होगा? फोकस 2 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। बस ऐसे ही आसान से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप इत्मीनान से क्या कीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप बनाइए, कुछ नहीं, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 4, ऐसी बात पूछता है और कुछ नहीं पूछता। एक विशेष प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखो यदि मेरे पास एक गोली दर्पण है तो इस गोली दर्पण में, ध्यान से समझना प्रश्न को, यदि इस गोली दर्पण को मैं 2 बराबर भागों में बांट देता हूं तो इसके फोकस दूरी में क्या अंतर आएगा? प्रश्न सुन लिया आप लोगों ने? प्रश्न ये है कि यदि यह एक गोली दर्पण है तो इस गोली दर्पण को यदि मैं 2 भागों में काट देता हूं, 2 भागों में तोड़ देता हूं, तो इसके फोकस दूरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर ऐसा प्रश्न कुछ आता है तो उसको हम लोग किस तरीके से सोचेंगे समझिएगा। इस प्रश्न को सोचने समझने का भी एक शक्ति होना चाहिए, समझने का शक्ति डेवलप करो पहले। देखो बहुत से लोग के मन में पहले आया होगा क्या, आधा हो जाएगा ना सर, क्या दिक्कत है, एक बात। दूसरा, कुछ लोगों के मन में आया होगा पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रहा है ना, पढ़ाया कुछ और गया, पूछा कुछ और गया, ऐसी प्रश्न आएगा। अब उसको समझना क्या होता है। अलग अलग चीज़ों को ना एक साथ हम लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं, मस्त अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास में गोली दर्पण कैसे बनता है। गोली दर्पण बनता है, यदि ये कोई गोली आकृति है तो उस गोली आकृति को हम लोग क्या करते हैं, उसके एक किसी वक्र को लेते हैं तो गोली दर्पण बनता है, चाहे अवतल हो या उत्तल, अवतल हो या उत्तल हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो। तो किसी एक गोल से बना हुआ कोई भी एक दर्पण, उसका वक्रता केंद्र क्या समान होगा कि नहीं होगा? उसका वक्रता केंद्र तो एक होगा ना। मैं कितना भी बड़ा ले लूं, कितना भी बड़ा मैं यहां पर दर्पण ले लूं, उसका वक्रता केंद्र तो C तो वही होगा। अर्थात ये जो C से लेकर के पोल की दूरी है, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो है वो R जो है समान होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे पास एक दर्पण है, इस दर्पण को मैं 2 भाग में काटूंगा, मतलब कि ये मेरे पास में एक गोलीय आकृति है। इस गोलीय आकृति से बने हुए एक ही दर्पण के अगर मैं 2 हिस्से करता हूं तो अभी अभी जो मैंने बात बतलाई, तो आप कह सकते हो कि ये जो हिस्सा होगा उसका भी वक्रता केंद्र और ये जो होगा इसका भी वक्रता केंद्र, दोनों तो समान होंगे ना। दोनों के ही समान क्या होंगे, वक्रता केंद्र समान होंगे। और वक्रता केंद्र समान होने के कारण दोनों की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह भी बराबर होगी, क्योंकि इनका वक्र समान है। देखो दर्पण अलग अलग हुए टूट के, लेकिन उनको वक्र तो सेम है ना भाई। ये किसी का वक्र होगा, किसी का वक्र ऐसा होगा, किसी का वक्र ऐसा होगा, किसी का वक्र ऐसा होगा। वक्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ही दर्पण को तोड़ रहे हो तो दोनों का वक्र तो सेम है ना। अगर वक्र सेम है, कर्वेचर सेम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो मैं यही चीज लिखना चाहूंगा दोस्तों कि यदि मेरे पास में F इज इक्वल टू
r/2 होता है, जहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात r जो है वो दोनों ही दर्पण के लिए समान होगा, तो फोकस क्यों बदलेगा? फोकस तो r पे डिपेंडेंट है ना, तो अगर r नहीं बदला तो फोकस क्यों बदलेगा? फोकस में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही बात आपको बतलानी थी। तो यदि किसी दर्पण में या लेंस में भी अगर इसी प्रश्न को पूछ दे, यदि किसी लेंस को अगर दो भागों में बांट दिया जाता है तो चूंकि उसका कर्वेचर क्या होता है, बदलता नहीं है, इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलता, इसलिए उसके फोकस दूरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने वाला। फटाफट से ये चीज बना लीजिए, इस प्रश्न को भी इत्मीनान से लिख लीजिए और इसका हल भी लिख लीजिए और तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सूत्र की ओर, जिसको हम लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये दर्पण सूत्र नहीं है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना, इसको दर्पण सूत्र के रूप में मत पढ़ लिख देना। अब मैं आपको दर्पण सूत्र बताने वाला हूं, मिरर फॉर्मूला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिरर फॉर्मूला बनाने के लिए चलिए जल्दी जल्दी से मेरे साथ ही साथ में, इनफैक्ट मेरे से पहले आप लोग क्या कीजिए, एक दर्पण बनाइए और दर्पण में एक वस्तु बनाइए। हाँ, क्योंकि कल की क्लास में आप लोग सीख चुके हो ना, कल की क्लास में आप लोग कहां पर कैसा मिरर इमेज बनता है वो सीख चुके हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से बना लो, जल्दी से एक दर्पण बनाओ और अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में वस्तु को रखो, तो रखो, जल्दी रखो। क्या बोला मैंने? एक हमारे पास में एक दर्पण, ये लो, ये एक दर्पण। अब ये जो दर्पण है मतलब एक तरफ इसका क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, मार दिया पॉलिश मैंने। अब इसकी एक मुख्य अक्ष है, यहां पर पोल है ना। अभी हमने सी और एफ के बीच में रिश्ता ढूंढा, उसी रिश्ते का पालन करते हुए मैं कुछ ऐसा बनाता हूं। दिख रहा है, दोनों लगभग बराबर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा चलेगा। चलो आप स्केल से बनाना, स्केल से बनाना, बड़ा अच्छा सा आपको चित्र बनाने आना चाहिए। चित्र कैसे बनाते हैं ना, वो लास्ट क्लास में सिखाया था मैं। अब देखो हम क्या लेते हैं, यहां पर हमारे पास में एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई h होगी, a से b तक, सब मानते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, वस्तु। तो देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूं, चूंकि वस्तु से तो अनंत प्रकार की क्या हो रही, प्रकाश की किरणें आ रही हैं जो दर्पण से टकरा रही हैं और उससे परावर्तित हो रही हैं। लेकिन मैं इमेज बनाने के लिए लास्ट क्लास में जैसा हमने सीखा था, मैं 2-3 किरणों का सहारा लेता हूं। सबसे पहले तो मैं एक किरण गुजारता हूं, किसके थ्रू, मैं एक किरण लेके जाता हूं मुख्य अक्ष के समानांतर और मैं बहुत ही आसानी से इसको फोकस से वापस परावर्तित करा दूंगा। तो एक आपतित किरण जो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से गुजरेगी, वो परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये बात मैं जानता था, मैंने कर दिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक बात मैं जानता हूं कि अगर कोई यहां से प्रकाश की किरण मुख्य जो अक्ष है उसमें जाकर के पोल से अगर टकराती है, तो पोल से टकराने के पश्चात में वो वही एंगल बनाते हुए, यदि यहां पर ये कोण आई बन रहा है ना, तो वही कोण आर बनाते हुए ये वापस हो गए यहां से। ये लो, ये कोण आर जो है, ये कोण आर और आई ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो इस तरीके से एंगल बनाते हुए वापस आती है। क्या समझ में आया इससे मुझे मिल चुका है यहां पर बनने वाला मेरा इमेज। ये लो, ये बन गया मेरा इमेज, जिसमें आधार पर क्या है, ए डैश और इसका शीर्ष क्या है, बी डैश। क्योंकि ये ए और बी था तो ये हो गया ए डैश बी डैश। ये बिंदु क्या है, सी है, और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है एफ। ठीक है, ध्यान से अब देखते चले जाना, ध्यान से अब देखते चले जाना। देखो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु होगी क्या, मेरी बिंदु एम, यह बिंदु एम। ठीक है, देखो तो जरा अब यहां पर क्या दिख रहा है हमको, यहां पर मैं कुछ बातों को अब हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो वस्तु है इसकी ऊंचाई है h, तो ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई h डैश। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये जो पोल है, इस पोल से लेकर के इस वस्तु की जो दूरी होगी, पोल से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, u से हम दर्शाते हैं। अब पोल से ये जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u से। वहीं दूसरी ओर यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये एक चीज को देखना, ये सब कुछ इस प्रकार से है ना, समझते जाना कि ये क्या है हमारा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि r, और ये फोकस तक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोकल लेंथ f। ये हमारा फोकल लेंथ f है।
इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। यू वी एफ एच डैश एच ये सब हमने समझ लिया। अब हम लोग एक एक करके कुछ विशेष त्रिभुजों को मैं बतलाते जाता हूं और उसी विशेष त्रिभुज के ऊपर आप लोग नजर गड़ाए रखना, ठीक है? उन्हीं विशेष त्रिभुजों के ऊपर नजर गड़ाए रखो। सबसे पहले देखिएगा यहां पर, सबसे पहले तो देखो त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। देखो यहां पर जो मैंने नामांकन किया है ना वो किताबों से थोड़ा अलग हो सकता है ना, अभी जैसे मन में आया हमने वैसा कर दिया। इस नामांकन को उस नामांकन से मिलाने की कोशिश मत करना, चीजों को समझना केवल। तो चित्र त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ को के साथ में यदि मैं देखना चाहूं त्रिभुज एम पी और एफ, यदि मैं इन दोनों ही त्रिभुज को देखूं तो इन दोनों ही त्रिभुज में मुझे क्या चीज कॉमन दिखता है? मुझे दिखता है कि यहां पे भी 90 अंश का कोण है, यहां पे भी ये जो एमपी है ना, इस एमपी को ये थोड़ा सा वक्र है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि सीधी रेखा है, ठीक है? मैं मान लिया कि ये सीधी रेखा है, क्योंकि बहुत विशाल काय हम लोग जो क्षेत्र है ना वो नहीं लेते, हम लोग छोटा क्षेत्र लेते हैं, तो वहां पर जो वक्र है ना वो लगभग सीधी रेखा हमको दिखलाई पड़ती है। तो सीधी रेखा मैं मान लेता हूं यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना, ठीक है? दूसरी चीज, ये जो है ना ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। यदि दो रेखाएं, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये जो दोनों कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें से 2 कोण अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है ये वाली कोण और ये वाली कोण भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ में अगर मैं देखूं तो ए एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम के अनुसार, समरूपता के अनुसार मैं कह सकता हूं कि ये जो त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ है वो जो है सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का निशान है एम पी एफ के। और अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो अब ये अगर हमने इन दोनों को सिमिलर सिद्ध कर दिया है, तो समरूप सिद्ध कर दिया है, तो समरूपता के सिद्धांत के अनुसार मैं कुछ बातों को लिखना चाहूंगा। मैं लिखना चाहूंगा कि जो बी डैश और ए डैश होगा अपॉन, अर्थात ये वाली जो हमारी जो भुजा है और ये जो हमारी भुजा है एम पी, ये बराबर होगी ए डैश एफ अपॉन एफ पी के। कोई दिक्कत नहीं, अर्थात इस भुजा अपॉन इस भुजा और इस भुजा का जो रेशियो है वह इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। अब देखो फिर से मैं 2 त्रिभुजों को लेता हूं। मैं लेता हूं यहां पर त्रिभुज ए बी पी को, त्रिभुज ए बी पी, और मैं लेता हूं त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी को। ए डैश बी डैश पी, देखना ए डैश बी डैश पी ये वाला त्रिभुज, और मैंने लिया क्या? ए बी पी ये ऊपर वाला त्रिभुज। अब अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को लिया हुआ हूं दोस्तों तो ध्यान से देखना, फिर से मैं वही ए लगाता हूं। एंगल क्या? सर्वांग समता नहीं ना, समरूपता। ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, ये लो, ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है। साथ ही साथ ये आई और आर ये दोनों बराबर ही होते हैं, हमको पता है ये आई और आर बराबर होते हैं, है ना? बार बार एक ही चीज को मैं नहीं बताऊंगा। क्या? ये परावर्तन के नियम के अनुसार में आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है? तो यदि आई आर बराबर है और ये दोनों 90 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर ही होगा। ये वाला ना, ये वाला पूरा, अब ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए समरूपता के अनुसार है ना, दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी, वो क्या हो गया? समरूप होगा ए डैश बी डैश पी के समरूप होगा। और यदि ये दोनों के दोनों समरूप जो ट्रायंगल हैं, अब इन ट्रायंगल पर अगर मैं ध्यान दूं तो मैं लिख सकता हूं कि ए डैश अपॉन बी डैश विल बी इक्वल टू ए अपॉन बी। भुजा ए डैश और ये भुजा ए डैश बी डैश और भुजा ए बी का जो रेशियो है, इसको मैं यहां पर ए डैश पी अपॉन ए पी के रूप में लिख सकता हूं। ए डैश पी और ए पी, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? इन दोनों के ही जो अनुपात हैं उस अनुपात को मैं यहां पर सोच सकता हूं। ठीक है, हमने सोचा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझना, देखना, मेरी बात को समझना।
यहां पर ये जो MP है, ये जो MP है वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही रेखाएं चूंकि समांतर, तो MP AB के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? ये मेरे पास में क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास में दूसरा सूत्र, ठीक है। तो चित्र के अनुसार अगर मैं देखता हूं, चित्र के अनुसार मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिखलाई पड़ता है कि जो MP है वह बराबर है किसके? AB के। MP बराबर है AB के, और इसलिए मैं लिख सकता हूं जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है उसमें मैं लिख सकता हूं MP की जगह AB। तो MP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB लिख सकता हूं, इसलिए मैं लिखूंगा B डैश A डैश अपॉन, इसको मैं A डैश B डैश ही लिखूं, है ना, A डैश B डैश, ठीक है। A डैश B डैश के फॉर्म में लेके चलते हैं हम लोग, A डैश B डैश अपॉन AB विल बी इक्वल टू A डैश F अपॉन FP। कोई दिक्कत? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का एक नया रूप आ गया जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो तो मुझे क्या मिलता है? इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ध्यान से देखो, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश P अपॉन AP, A डैश P अपॉन AP, और A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F अपॉन FP। दोनों में ही मुझे यह देखने मिला कि ये जो है दोनों बराबर हैं, इसलिए 2 और 3 को मैं इक्वेट करके लिख सकता हूँ A डैश P इज इक्वल अपॉन AP विल बी इक्वल टू A डैश F अपॉन FP। अब हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं, जो चीज़ हम लोग समझने वाले थे, डिराइव करने वाले थे उस फॉर्मूला के, हम लोग बहुत नज़दीक है दोस्तों। इससे पहले कि मैं यहाँ पर इसके बारे में बतलाऊँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग अब देखो A डैश P कहाँ है। A डैश P, मैं A डैश P को, इस A डैश P को मैं किस रूप में जानता हूँ? मैं जानता हूँ इसको, क्या जानता हूँ? इसको मैं जानता हूँ V के रूप में, क्या? वस्तु के दूरी, प्रतिबिंब के दूरी के रूप में। AP को मैं किस रूप में जानूंगा? ये AP को मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ U के रूप में, अर्थात वस्तु की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। A डैश F, ये लो, A डैश F को मैं किस रूप में जानता हूं? किस रूप में नहीं जानता? मैं A डैश F को किसी रूप में नहीं कह सकता हूं, तो इसलिए मैं A डैश F को एक नया नाम देना चाहूंगा। मैं इसे कहता हूं AP माइनस FP इज इक्वल टू A डैश F। चूंकि मैंने A डैश F का कोई नाम नहीं दिया है ना, हमारे जो मिरर होता है, जो दर्पण है, उस दर्पण में मैं इन दोनों के बीच की दूरी को कोई नाम नहीं दे पाया हूं, इसलिए मैं इसको संपूर्ण A डैश P में FP को घटा करके लिखता हूं ताकि मैं एक नाम दे सकूं, केवल और केवल इसलिए ताकि मैं इसको नाम दे सकूं। इसलिए मैं इसको लिखता हूं A डैश P माइनस FP अपॉन FP। अब चलो, अब हम लोग लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले तो A डैश P मतलब कि ये क्या है? ये है प्रतिबिंब की दूरी। AP मतलब क्या है? ये है वस्तु की दूरी, इज इक्वल टू A डैश P मतलब वस्तु की दूरी माइनस FP क्या है? फोकस दूरी अपॉन फोकस दूरी। यही तो वो बात थी जो मुझे चाहिए थी। अब इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से लिखता हूं। मैं लिख सकता हूं V अपॉन U इज इक्वल टू V अपॉन F माइनस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? भाई, मैंने क्या किया? V अपॉन F माइनस F अपॉन F, मतलब कि क्या हो गया? ये 1 हो गया। केवल ये लिखा मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी नया चीज नहीं किया हूं मैं। अच्छा, ऐसे में अगर किसी को दिक्कत हो जाएगा, छोड़ो, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे में लोगों को दिक्कत होगा। मैं क्या करता हूँ? तिर्यक गुणा करता हूँ, V और F का तिर्यक गुणा करता हूँ, इधर U का गुणा करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ VF इज इक्वल टू, तिर्यक गुणा कर दिया मैंने, F का यहां गुणा किया, अब U का मैं इसके साथ गुणा करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? V इंटू यू माइनस F इंटू यू। अब देखो, अब मेरे ख्याल ज्यादा आसान बनेगा। आसान बना क्या? मैंने F का V के साथ में और U का V माइनस F के साथ में केवल क्या किया? तिर्यक गुणा किया है। इसी चीज को अगर मैं ऊपर में लिखना चाहूं तो मैं कैसा लिखूंगा? मैं दोबारा से लिख देता हूं, V अपॉन F इज इक्वल टू V U माइनस U F।
देखिए यदि मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना चाहूँ, मैं किससे डिवाइड करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ यू वी एफ से। मैं इसको यू वी एफ से डिवाइड करता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, वी अपॉन एफ, वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ। ऐसा अगर मैं कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूं मैं, किताब में इतना नहीं लिखा होता है। तो यहाँ से वी एफ कैंसिल हुआ, यहाँ से यू वी कैंसिल हुआ, यहाँ से यू और एफ कैंसिल हुआ। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिल गया क्या, यहाँ से मिला मुझे 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिला मुझे 1 अपॉन एफ, और यहाँ से क्या मिला 1 अपॉन वी। और इसी बात को मैं 1 अपॉन एफ के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो चूंकि यहाँ पर ये 1 अपॉन वी माइनस के रूप में है, तो मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही तो वो फॉर्मूला था जिसकी तलाश में हम लोग निकले थे, जिसको कहते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो ये है दोस्तों मिरर फॉर्मूला, जिसके बारे में हमको जानना था। और ये आपको वस्तु के किसी भी स्थिति में, हम लोग वस्तु को किसी भी स्थिति में यहाँ पर हम लोग रख लें, या चाहे कॉनकेव मिरर यूज करें या कॉन्वेक्स मिरर यूज करें, किसी भी चीज के लिए ये फॉर्मूला हमेशा आपके लिए क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, कॉमन रहेगी। ठीक है, चलो इसी में अब मैं थोड़ा सा आवर्धन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं। देखिएगा आवर्धन का क्या मतलब होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास में ये देखने मिला कि यदि मेरे पास में कोई भी एक साइज का क्या है, एक कोई साइज का वस्तु है, तो वस्तु से छोटा बड़ा उसी आकार का किसी भी टाइप का क्या बन सकता है, मिरर क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। कल हमने देख लिया था, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कैसे कैसे रचनाएं होती हैं। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में कितना परिवर्तन आ रहा है, क्या वह उससे बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। वस्तु के आकार से जो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब के आकार में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, वही उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसको हम लोग दर्शाते हैं m इज इक्वल टू वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई के रूप में। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई के रूप में दर्शाते हैं। मैथमेटिकली अगर आप देखो तो मैथमेटिकली जो h डैश होगा वो माइनस होगा और जो h होगा वो प्लस होगा, जबकि हम लोग देखते हैं ये h डैश और h के रूप में। देखिए, इसी को यदि मैं आपको वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के रूप में दर्शाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसा, मैं इसको लिख सकता हूं कि प्रतिबिंब की स्थिति अपॉन वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अपॉन वस्तु की स्थिति। लेकिन यहां पर ये h डैश क्या था, निगेटिव हो सकता था ना, निगेटिव हो सकता था, इसलिए मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूं। लेकिन यहां पर u और v दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव हैं, तो मुझे लिखना होगा यहां पर माइनस v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू। 12th के सिलेबस में बहुत डिटेल में इसको और ज्यादा पढ़ते हैं, आपके लिए जितना आवश्यक है मैं वो आपको बतला रहा हूं। चूंकि h डैश अपने आप में माइनस होता है ना, इसलिए आवर्धन के सूत्र में h डैश को हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, सीधे पॉजिटिव h डैश अपॉन h लिखते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे दोनों निगेटिव है, इसलिए मुझे निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। यही है क्या, हमारा रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड किस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए, और इसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन मैं लेकर के आऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सूत्र से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक दो इसमें क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, है ना। वो r इज इक्वल टू जो है 2f वाला फॉर्मूला और 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी वाला फॉर्मूला, इन दोनों ही फॉर्मूला से रिलेटेड आंकिक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसके जस्ट अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।